अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है जितनी भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद दूसरी ऑनलाइन क्लास डिलीवर करने का मौका मिला। उसकी कई वजूहात थी। बहरहाल चूँकि आजकल मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी वहाँ पे गया हूँ रिसर्च के सिलसिले में, तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो है नज़रिया के बारे में। नज़रिया क्या है, उसका ऑरिजिन कैसे है, नज़रिया कैसे पैदा होता है, नज़रिया कौमों की ज़िंदगी पे क्या असर डालता है, नज़रिया कौम को कैसे शनाख्त देता है, तारीख़ में और नज़रिए की बुनियाद पर दुनिया का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकनॉमिक सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हो गया है, और पाकिस्तान की तारीख़ में नज़रिया, दो कौमी नज़रिया और फिर नज़रिया पाकिस्तान और फिर तहरीक पाकिस्तान, ये हम इनको टच करने की कोशिश करेंगे। आइडियालॉजी फ्रेंच लफ्ज़ है और आइडियालॉजी, और ये निकला है दो ग्रीक वर्ड से, आइडिया एंड लॉजिया। तो आइडिया का मतलब है तस्वुर, ख्याल। तो आइडियोलॉजी का मतलब, आइडिया का मतलब है तस्वुर, सोच, फ़िक्र, और लॉजी का मतलब है स्टडी, डिस्कशन। ठीक है, तो किसी आइडिया के बारे में डिस्कशन, तो इसके बारे में ये कह कि द साइंस ऑफ आइडियाज़, हाउ द आइडियाज़ आर देयर ऑरिजिन। ठीक है, तो इसके बारे में जो इल्म है इसको हम कहते हैं आइडियालॉजी। दुनिया में हम देखते हैं कि हर एक आदमी के जहन में अपने मुस्तकबिल के लिए कोई सोच होता है और फिर उसी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करता है ताकि वो मकसद हासिल हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से कौमों की ज़िंदगी में भी एक मकसद होता है। फिर वो कौम अपने मशाहीर यानी अपने जो लीडर्स होते हैं उनकी रहनुमाई में अपने अक़दार, अपने रिवायात, उसको सामने रखते हुए उस मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस को कहते हैं नज़रिया। कोई नज़रिया एक रोड की तरह है। इसमें एक मिसाल से समझा दूँ कि एक कोई घर है, कोई जगह है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है, तो कोई एक तरफ से कोई दूसरी तरफ से आ जाता है। अब कोई कोशिश करता है वहाँ उस जगह तक एक रास्ता बना लेता है। वो जब रास्ता बना लेता है तो उस पे लोग जाना शुरू कर लेते हैं। तो गोया आइडियालॉजी इस डिस्कशन का नाम है, आइडिया का, नज़रिया का। नज़रिया इसको कहते हैं कि वो आपको एक रास्ता दे देता है, उस रास्ते पे चलकर आप अपनी मंजिल तक, अपनी मकसद तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो आइडियालॉजी कैसे पैदा होती है, और सबसे पहले एक फ्रेंच फ़िलासफ़र था डेस्टार्ट डी ट्रेसे, उसने 1801 में ये लफ्ज़ आइडियालॉजी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उससे से फिर ये इवॉल्व हो गया। मॉन्टेस्क्यू जो एक मशहूर, वो भी एक फ्रेंच पॉलिटिकल फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, और उसकी एक थ्योरी मशहूर है, सेपरेशन ऑफ पावर्स।
बहुत बड़ी मशहूर उसकी थियरी है। जज भी थे, हिस्टोरियन भी थे और उसके अलावा पॉलिटिकल फ़िलासफ़र भी थे। बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो उसके मुताबिक ये है कि मेंस मेंटेलिटीज़ दे आर शेयर्ड और दे आर शेप्ड बाय द सराउंडिंग्स, कि आदमी की जो जहन बनता है, आदमी के जो नज़रिया बनता है, सोच व फ़िक्र बनती है, वो अपने सराउंडिंग की वजह से। जैसे शायर शायरी करता है तो अपने सराउंडिंग को वो डिस्क्राइब करता है, उस ऑब्जर्वेशन को ले लेता है और उसी के मुताबिक पूरे को डिस्कशन कर लेता है, पूरे बात कर लेता है, शायरी करता है। तो इसी तरह से एक फ़िलासफ़र जो होता है अपने माहौल को स्टडी करता है, उसी माहौल के मसाइल को अपने जहन में उसका एक हल तजवीज़ कर लेता है, तो उसको हम आइडियालॉजी का नाम दे देते हैं। इसी तरह कोई कौम होता है, नेशन। यहाँ पे बात है कि नेशन क्या है। लैटिन वर्ड नेशन से निकला है और इस लफ्ज़ को सबसे पहले अर्नेस्ट रेनन ने इस्तेमाल किया था। और नेशियो का मतलब है सेम ऑरिजिन, सेम बर्थ, जो एक ही पैदाइश के हो, एक ही जगह से उसकी पैदाइश हुई हो, एक जगह के रहने वाले हो, एक ही नस्ल के हो। ठीक है, तो वो इससे पर ये लफ्ज़ है नेशन। ठीक है, हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि गोया आइडियालॉजी किस तरह पैदा होती है। इसी तरह से जो आइडियालॉजी होता है उसमें आपका जो माजी होता है, माजी के अंदर एक कौम अपने मसाइल को हल करने के लिए उसको एक नज़रिया, उसको एक शनाख्त दे लेता है। नज़रिया मसलन हम जब भी एक लफ्ज़ बोल लेते हैं तो उस लफ्ज़ के बोलने की वजह से फ़ौरन हमें समझ में आ जाता है कि ये किस किस्म के लोग हैं। मसलन जब भी हम बात करते हैं फेमिनिज़म की, एक आइडियालॉजी है। जब हम बात करते हैं कम्युनिज़म की, कोई कहता है मैं सोशलिस्ट हूँ, कैपिटलिज़म, ये लफ्ज़ बोलती ही फ़ौरन एक हिस्ट्री आपको जहन में आ जाती है कि ये नज़रिया किसका था, क्यों था और इसने आगे क्या किया। तो गोया एक नज़रिया, इस तरह इंडिविजुअल्स के अंदर हम एक नाम पुकार लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कासिम है, खालिद उस्मान है, फ़लाँ है, फ़लाँ। तो नाम के पहचानने की वजह से हमें पता कि किसका इलाके से ताल्लुक़ है, किसके बेटे हैं, ठीक है, क्या करता है। तो इसी तरह से आइडियालॉजी हमें एक शनाख्त दे देता है कि भाई इस ग्रुप के, इस कौम के, इस इलाके के लोगों की क्या सोच व फ़िक्र है। तो गोया आइडियालॉजी एक नेशन को, एक कौम को शनाख्त दे देता है। फिर प्रेजेंट जो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसमें जो उनके मसाइल थे, उन मसाइल को तर्जुमानी, उनके जो लीडर्स होते हैं वो उनके मसाइल की तर्जुमानी कर लेते हैं। फिर उनके सामने मकासद होते हैं, उन मकासद की तकमील के लिए वो कोशिश शुरू करते हैं और फ्यूचर जो होता है उन मकासद की तकमील होती है। तो गोया एक ओरिजिन होता है पास्ट में, प्रेजेंट में उसके लिए फिर स्ट्रगल होता है, ठीक है, और फिर फ्यूचर में उसकी कंप्लीशन होती है। ये स्टेप्स होते हैं। मसलन मैं अगर आपको बड़ी आइडियालॉजीज़ की मिसाल दे दूँ जिसने तारीख़ के ऊपर
काफ़ी असर किया। उसमें से एक कम्युनिज़म है, और कैपिटलिज्म है। ये दो मेन आइडियोलॉजीज अक्सर को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता लेता हूँ। अक्सर लोगों के जहन में ये बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1945 के अंदर, तो उसके बाद ये जो दो ब्लॉक्स में दुनिया तकसीम हो गई, एक को हम कहते थे कम्युनिस्ट ब्लॉक और एक को हम कहते थे कैपिटलिस्ट ब्लॉक। शॉर्टली अगर मैं बता दूं कि कम्युनिस्ट ब्लॉक या कम्युनिज़म का आइडियोलॉजी था, इट वाज नॉट इन फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ओनरशिप के हक़ में नहीं था कि किसी के पास अपना हस्पताल हो, जागीर हो, मार्केट्स हो, वगैरह वगैरह, इसके हक़ में नहीं था। उसने कहा कि ये अगर किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी दे देते हैं तो ये एक्सप्लॉयटेशन का ज़रिया होती है, इस्तेहसाल का ज़रिया होती है, लिहाजा वो इसके हक़ में नहीं था। और कार्ल मार्क्स ने इसको पेश किया था और फिर जाके 1917 में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई रूस के अंदर लेनिन ने। उसके अलावा कैपिटलिज़म है। कैपिटलिज़म जो है वो इसके अगेंस्ट है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के हक़ में है, ओनरशिप के हक़ में है कि आप अपनी ज़मीन, अपनी मार्केट्स, अपनी जायदाद, ये सारा कुछ रख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अलमबरदार था वो यूएसए था। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया दो ब्लॉक्स में, उसमें दो ब्लॉक्स तो थे लेकिन तीसरा ब्लॉक भी था जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, और वो सबसे मेजर ब्लॉक था। इट वाज कॉल्ड नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। इसमें कोई 100 से ऊपर ममालिक थे। मसलन उसके अंदर अल्जीरिया था, उसके अंदर इंडोनेशिया था, इसके अंदर इंडिया था, ठीक है, जो बड़ा अहम मुल्क था। और उसके अलावा इसके अंदर बोट्सवाना था, बर्किना फासो था, अफ्रीका के अक्सर कंट्रीज़ इसके अंदर थे, और फार ईस्ट के जो अक्सर कंट्रीज़ इसके अंदर थे नेम के अंदर। तो दुनिया का बड़ा ब्लॉक जो था वो नेम था, नॉन अलाइंड, कि न वो रशिया की तरफ थे और न वो यूएसए या अमेरिका की तरफ थे, किसी के हक़ में वो नहीं थे, ठीक है। और इसके अलावा इसने ये एक बड़ा बेहतरीन अप्रोच था उस वक़्त का, ठीक है। बहरहाल हम आते आइडियोलॉजी की तरफ कि नज़रिया जो है वो किसी कौम, तो इस बुनियाद पे जो कैपिटलिज़म था, कम्युनिज़म था, दोनों, यानी मसलन कम्युनिज़म की तरफ जो ममालिक थे, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्यूबा था, उसमें शिमाली कोरिया था, उसमें चाइना था और काफ़ी ममालिक थे। इसी तरह से कैपिटलिज़म की तरफ उसमें अक्सर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन था, बेल्जियम था, फ्रांस था, ठीक है, हमारा जो पाकिस्तान है वो भी था, ठीक है। तो इस बुनियाद पे ये तकरीबन 45 साल तक ये जो आइडियोलॉजिकल वार थी, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं, कोल्ड वार सिंपल अल्फाज में क्या है कि आप इनडायरेक्ट हीट तो नहीं आते हैं, डायरेक्ट टसल तो नहीं होती है दो मुल्कों के दरमियान, लेकिन आप इनडायरेक्टली अपने हरीफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं कोल्ड वार, ठीक है। कि किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वियतनाम में देखा कि अमेरिका जब वहाँ पे गया तो किस तरह रशिया ने वियतनामीज़ की मदद की और यूएसएसआर ने उसकी मदद की और उसकी वजह से उनको वहाँ पे शिकस्त हो गई। फिर इसी तरह से जब 1979 में अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर आ गया तो हमने देखा कि फिर यूएसए ने मदद की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान में जाके शिकस्त हो गई। तो ये पूरा ये नज़रिए की बुनियाद पर ये 1990 तक ये चलता रहा।
1991 में जो यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, तकरीबन 15 इसके साथ ममालिक थे जो आजकल आज़ाद हो गए। अक्सर ये जो सेंट्रल एशिया की जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है वगैरह, इवन आज के जो यूक्रेन है हम चूँकि हम अपने टॉपिक से ज़रा हट के जाएंगे, वरना हम आपको ये भी बता लेते हैं कि ये जो यूक्रेन का मसला है ये भी इसकी तारीख़ इससे जुड़ी हुई है, इस नज़रिए के साथ जुड़ी हुई है कि क्यों रशिया इस वक्त कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन वो अमेरिका या नेटो की तरफ न जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 किस्म के बड़े ब्लॉक्स बन गए थे जो यूएसएसआर थे, उसने अपनी डिफेंस के लिए वारसा पैक्ट बनाया था। इसी तरह से अमेरिका ने अपने डिफेंस के लिए नेटो बनाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूक्रेन पे वो कोशिश कर रहे, रशिया इस वक्त इसके हक़ में नहीं था कि ये नेटो की तरफ चला जाए। गोया उस वक्त वो कन्फ्रंटेशन तो ख़त्म, लोग तो कहते ख़त्म हो गई, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही है। कोल्ड वार मेरे ख़्याल के मुताबिक कभी ख़त्म नहीं होती है। कोल्ड वार इंटरेस्ट हासिल करने के लिए आप हर वक्त कोशिश करते हैं, तो कोल्ड वार ख़त्म नहीं होती है। आप वक्तन फ़वक्तन अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूँकि यूक्रेन नेटो की तरफ जा रहा था और रशिया इसके फेवर में नहीं थी, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज है और पहले ये यूक्रेन इसके अंडर रहा है, इसका इलाका था। तो लिहाजा इस वक्त फिर आपने देखा कि लड़ाई वगैरह शुरू हो गई। अमेरिका जो है वो यूक्रेन की मदद करने की कोशिश कर रहा है भारत। तो ये क्या है, उसका एक ऑरिजिन है उसकी आइडियालॉजी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिटेल हो गया कि आइडियालॉजी का लफ्ज़, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ आइडियाज़। आइडियालॉजी क्या है? स्टडी ऑफ आइडियाज़, स्टडी ऑफ डिफरेंट परसेप्शंस, डिफरेंट थिंकिंग, इसकी स्टडी का नाम है, ठीक है।